बिहार के 22वें राज्य अधिवेशन, जो वस्तुतः बिहार का दूसरा वर्चुअल ऑनलाइन अधिवेशन है, के सम्मानित अध्यक्ष महोदय एवं सभी प्रतिभागी मूल निवासी साथियों को रामावतार की ओर से सप्रेम जय मूल निवासी अभिवादन। महानुभावों, आज के अधिवेशन में चर्चा एवं चिंतन के लिए जिन 4 प्रमुख विषयों का निर्धारण किया गया है, उसमें ज्वलंत एवं महत्वपूर्ण मुद्दा है ईवीएम से चुनाव। अभी भारत में राज्य विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों के लिए मतपत्र की जगह ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम से चुनाव कराने से आम जनता को अपना वास्तविक सही प्रतिनिधि का चयन करने में धोखा मिलता है। वोटर अपना वोट देता तो अपने मनपसंद उम्मीदवार को है, परंतु ईवीएम में उसके वोट का हरण हो जाता है और जीत वैसे प्रत्याशी के नाम दर्ज होता है जिसे असल में मतदाताओं ने वोट नहीं दिया होता। यह सब होता है ईवीएम में सेटिंग के जरिए गड़बड़ी करके। मतपत्र से चुनाव कराने के स्थान पर ईवीएम से चुनाव कराने का कानून भारत में लाई ब्राह्मणवाद नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, और उसका समर्थन किया घोर जातिवादी ब्राह्मणवादी पार्टी भाजपा ने। यह ब्राह्मणों की साजिश है कि बहुसंख्यक मूल निवासी बहुजन समाज को उसके वास्तविक प्रतिनिधित्व एवं जन नेता से वंचित रहना पड़े। बहुजनों के वास्तविक नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व को समाप्त करके उनके समस्त संवैधानिक अधिकारों को उनसे छीना जा रहा है। इसी विषय पर मैं अपना चंद शब्द रखने का प्रयास करता हूँ। साथियों, कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर संविधान तथा कानून से शासन चलता है, पर बात हकीकत वैसी है नहीं। ब्राह्मणों ने साजिश करके तथ्यों को हमेशा छुपाने का कार्य किया। विदित हो कि 1947 में जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने लगे तो यहाँ के मूल निवासी बहुजनों को कोई आज़ादी नहीं मिली। असल में अंग्रेज़ों ने सत्ता का हस्तांतरण सीधे ब्राह्मणों के हाथों में कर दिया था। इस प्रकार असली आज़ादी 3.5% आबादी वाले ब्राह्मणों तथा 11.5% वाले तत्सम सवर्ण जातियों को ही मिली। बाकी 85% आबादी वाले मूल निवासी बहुजन तो आज आज़ाद भारत में आज भी ब्राह्मणवाद के एवं सवर्ण जातियों के गुलाम हैं। सत्तासीन ब्राह्मण भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के स्थान पर ब्राह्मण तंत्र को ही मजबूत करने में लगे रहे। मूल निवासियों बहुजनों को ब्राह्मणों ने सदियों पहले से शिक्षा एवं संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने से पूर्णतया वंचित कर रखा था। परिणामतः बहुजनों के अंदर राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं चेतना का पूर्ण अभाव रहा। कथित आज़ादी के बाद कई दशकों तक भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में अपने मताधिकार की कीमत का एहसास नहीं रहा। परिणामतः ब्राह्मण वर्चस्व वाली कांग्रेस पार्टी ने बहुजनों को बहला फुसलाकर उनका वोट लेकर 6 दशक से अधिक समय तक देश पर शासन किया और बहुजनों की स्थिति को और कमज़ोर बना दिया। संविधान प्रदत्त अधिकारों एवं शिक्षा के प्रति बहुजन समाज में लोगों में जागरूकता बढ़ने से
कांग्रेस की नीतियों के प्रति बहुजनों में निराशा बढ़ी, तब इस बात का अंदेशा ब्राह्मणों को हुआ और उन्होंने षड्यंत्रकारी दिमाग का उपयोग करके कांग्रेस के विकल्प के रूप में पहले जनसंघ नामक हिंदुत्ववादी पार्टी बनाया, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। भाजपा और इसकी मातृ संगठन आरएसएस के ने हिंदू धर्म तथा हिंदुत्व की चाशनी चटाकर नासमझ किस्म के एससी एसटी ओबीसी लोगों पर अपना वर्चस्व और पकड़ मजबूत बनाए रखने की साजिश रची। बहुजन समाज के वैसे लोग कभी कांग्रेस जनसंघ तो कभी भाजपा को अपना हितैषी मानकर उनके झूठे वायदों पर विश्वास किया और उनके शब्द जाल में फंसकर उन्हें अपना कीमती वोट देकर ब्राह्मणी वर्चस्व वाली सरकारें बनवाते रहे तथा खुद को उनके दमन चक्र का शिकार भी बनाते रहे। विगत 7 वर्षों में केंद्र में भाजपा की सरकार है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जिस तरह से शासन किया है उससे भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाली संवैधानिक संस्थाओं को यथा चुनाव आयोग, ईडी, आरबीआई, आयकर, सीबीआई, कैग इत्यादि की स्वायत्तता पर प्रहार करके उसे काफ़ी कमज़ोर बना दिया है। अब तो ये संस्थाएं अपने संवैधानिक दायित्वों को भूलकर भाजपा सरकार की एजेंसी के रूप में काम करने लगी हैं। इन संस्थाओं को प्रभावहीन बनाकर जिस तरीके से शासन चलाया जा रहा है उससे भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के काल में भारत की न्यायपालिका खासकर सुप्रीम कोर्ट अपनी छवि सुधारने में लगा है, जबकि इसके पहले के कई सीजेआई के कार्यकाल में बिल्कुल धूमिल हो चली और आम जन का भरोसा न्याय प्रणाली से उठता जा रहा था। यह बहुसंख्यक बहुजनों के लिए सुकून की बात हो सकती है। वर्ष 2014 में देश की भोली भाली जनता को गुमराह करके झूठे वायदे करके विदेशों से काला धन लाकर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए देने तथा अच्छे दिन लाने का सब्जबाग दिखाकर भाजपा सत्ता में आई थी। उस समय कुछ मूल निवासी बहुजन भाजपा नेताओं की झूठी बातें और झांसे में आकर तो उनके कुछ तो लोभ लालच के कारण भाजपा के पक्ष में मतदान किया होगा, परंतु अब यह रहस्योद्घाटन किया जा रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने यही बड़ी भारी पैमाने पर ईवीएम में गड़बड़ी करके बहुमत हासिल किया था। स्पष्ट है कि 2014 में भाजपा की सरकार मतदाताओं के मत से नहीं बल्कि ईवीएम में सेटिंग के जरिए बनी थी। ईवीएम से बनी सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई चुनाव पूर्ण किसी भी वायदे को पूरा करना जरूरी नहीं समझे और जो चुनावी जुमला बता दिया। यह बात तय है कि जब शासक जनता को यह समझने लगे कि उसकी सरकार जन समर्थन से नहीं बल्कि ईवीएम से में धांधली करके सेटिंग करके बनी है, तब आम जनता यानी मतदाताओं के प्रति अपनी जिम्मेवारी से भागने लगता है और मनमानीपूर्ण ढंग से निर्णय लेने लगता है, जिसका खामियाजा भारत की जनता को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की पहली सरकार में
अचानक नोटबंदी अविवेकपूर्ण जीएसटी लागू करके देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खस्ताहाल करने का कार्य किया। इससे लाखों लोगों की नौकरियां छीन गई। उन लोगों के छोटे छोटे स्तर के कारोबार बंद हो गए, उनकी आजीविका संकट में पड़ गई और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। इसके अलावे भाजपा सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करके राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार कराने तथा नागरिकों का रजिस्टर तैयार कराने की घोषणा कर दी। सरकार के इन अविवेकपूर्ण निर्णयों में से संपूर्ण देश के मूल निवासी बहुजन समाज पर कुप्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसलिए महीनों तक पूरा बहुजन समाज आंदोलित रहा। सरकार के जन विरोधी और उटपटांग निर्णयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के विरुद्ध पूरे देश में लहर चलने लगी। फिर भी जनाक्रोश का कोई असर भाजपा के नेताओं पर नहीं दिखा, क्योंकि वे आश्वस्त रहे कि सभी मतदाता भले ही उनके विरोध में हो जाएं, परंतु ईवीएम से वोटिंग होने पर जीत उन्हीं की होगी। इसलिए बेरोजगारी, महंगाई, खराब एवं गिरती अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था के रहने के बावजूद भाजपा सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव में ताल ठोक कर उतरी और अनुमान के अनुसार उनके अधिक सीटों पर विजय हासिल हुई, जिसकी घोषणा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के कई सभाओं में उनका दिग्गज मंत्री श्री अमित शाह कर चुके थे। यह बात सब जानते हैं कि 2019 में 2014 के मुकाबले नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में माहौल बना था और लोगों ने भाजपा के विपक्षी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान भी किया था। हुआ वही जिसका अंदेशा था और भाजपा नेता जिस जीत के प्रति आत्मविश्वास से लबरेज थे। सवाल उठता है कि जब आम जनता भाजपा सरकार की नीतियों एवं निर्णयों के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ पार्टी को वोट किया, तब भाजपा इतनी बड़ी जीत कैसे पाई? इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। क्या न रह जाती है कि ईवीएम से मनमाना चुनाव परिणाम हासिल किया जा सकता है यदि चुनाव आयोग इस कार्य में पूर्ण सहयोग भाजपा को देती है। इसका दूसरा सवाल यह उठता है कि जब ईवीएम से मनमाफिक परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, तब कोई राजनीतिक पार्टी किसी मतदाता के समर्थन अथवा विरोध की परवाह क्यों करेगा? ईवीएम में हेराफेरी से जीते नेता के वास्तविक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व से उम्मीद बहुसंख्यक वोटर करेगा ही नहीं, क्योंकि किसी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से अथवा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज का व्यक्ति नेता ईवीएम के बदौलत चुनाव जीतेगा तो वह कभी अपने बहुजन समाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व करेगा ही नहीं, उसका नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि ईवीएम के बदौलत चुनाव जीतने वाला वैसा व्यक्ति भले वह बहुजन समाज का क्यों न हो, जिस राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीतेगा वह उसी का गुलामी करेगा। स्पष्ट है कि ईवीएम के माध्यम से वास्तविक प्रतिनिधित्व या नेतृत्व को समाप्त करके
मूल निवासी बहुजन समाज के को प्राप्त सभी संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने की साजिश ब्राह्मणों की रही है। ऐसा कई बार देखा गया है कि बहुजन समाज के हितों के विरुद्ध विधेयक बहुजन समाज से आए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही सदन में प्रस्तुत करवाया जाता है और उसे पारित करवाकर बहुजनों का अहित किया जाता है। 2019 में दूसरी बार ईवीएम के जरिए बनी केंद्र की सत्ता में भाजपा की सरकार के कारनामे अजीबोगरीब रहे। कोरोना नाम की वैश्विक महामारी जब चीन से विश्व के अन्य देशों में फैल रही थी तो जनवरी 2020 में पहला केस भारत में पता चला। उसी समय सरकार को चाहिए था कि विदेशों से आने वाले हर फ्लाइट के हर एक व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच कराकर उन्हें क्वारंटाइन में 14 दिनों तक रखा जाता। उससे के लिए विदेशों से आने वाले हर एक फ्लाइट की जांच पड़ताल होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा कुछ नहीं किया गया और हुआ यह कि जिन बाह्य देशों में कोरोना का संक्रमण जोड़ों पर था वहाँ से आने वाले भारतीयों को बिना जांच पड़ताल के पूरे देश में फैल जाने दिया गया। इस तरह से पूरा देश संक्रमण के चपेट में आ गया और बड़े पैमाने पर भारतीयों को भी संक्रमित करने लगा। संक्रमण के शिकार लाखों लोग हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने, समुचित इलाज व ऑक्सीजन तथा दवा वगैरह नहीं मिलने से मौत के मुंह में समा गए। कोरोना का संक्रमण देश भर में बढ़ता रहा, परंतु केंद्र की भाजपा सरकार महामारी की रोकथाम करने में तथा संक्रमित मरीजों का समुचित इलाज देने में सर्वथा विफल रही। बीमारी से लड़ने के लिए वैज्ञानिक चेतना पैदा करने की जगह अति मूर्खतापूर्ण ढंग से लोगों से कहा गया कि कोरोना से लड़ने के लिए वह अपने घरों के बालकनी में से ताली थाली शंख बजाएं, टॉर्च रोशनी जलाएं अथवा मोबाइल से रोशनी करें। प्रधानमंत्री मोदी के इस अवैज्ञानिक सुझावों का से भारत के अंधभक्त तथा मूर्ख लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया। ऐसी ही बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस माननीय मार्कंडे काटजू ने कभी कहा था कि भारत के 90% लोग मूर्ख होते हैं। भाजपा सरकार के तहत इस तरह के उलूल जुलूल हरकतों के से लाखों की जानें चली गई और करोड़ों परिवारों को जान माल दोनों की क्षति हुई। इन सब बातों से अनजान बन भाजपा मोदी के विरोध में रहने तथा विरोध में मतदान करने के बावजूद 2019 के चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिली। इससे यह साबित होता है कि ईवीएम में सेटिंग तथा धांधली करके मनमाफिक चुनाव परिणाम हासिल किया गया। भाजपा वालों को इस कला में महारत हासिल है। यह भी विचारणीय है कि विश्व के जिन विकसित देशों में ईवीएम का विकास हुआ, खुद वही देश अपने यहाँ के किसी भी स्तर के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं करते। इसके अलावे तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से संपन्न एवं विकसित देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस वगैरह अपने यहाँ के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग नहीं करते। उन्हें ज्ञात है कि ईवीएम से निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव होना संभव नहीं होता। विश्व के वैसे सभी देश जहाँ लोकतंत्र काफ़ी मजबूत स्थिति में है, अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए बैलेट पेपर का ही
सहारा लेते हैं। इससे उन्हें अपना वास्तविक प्रतिनिधि चुनने में मदद मिलती है। भारत में ईवीएम लागू करने के पहले जब मतपत्र से चुनाव कराए जाते थे, तब ब्राह्मणवादी दबंग किस्म के लोगों के द्वारा कुछ मतदान केंद्रों पर जबरन अवैध कब्जा करके उससे वहाँ अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मत डलवा लिया करते थे। इसके लिए दबंगों द्वारा मतदान केंद्रों पर हिंसा व शांति फैलाने की हथकंडा को भी अपनाया जाता था। लेकिन कभी कभी वैसे गुंडों को विपक्षी उम्मीदवारों की ओर से भी चुनौती मिलती थी और मुकाबला पेश किया जाता था। ईवीएम के लागू होने से मतदान केंद्रों पर कब्जा करना और जनता के वोटों का हरण करना अब बहुत होशियारी से बगैर किसी हल्ला हंगामा के कर लिया जाता है। बहुजनों के वोट हरण करने के लिए यह ब्राह्मणी साजिश है। ईवीएम से चुनाव कराने में हजारों गड़बड़ियां प्रकाश में लाई गई हैं, परंतु केंद्रीय चुनाव आयोग हर मामले में ईवीएम को दोष रहित साबित करने में लग जाता है। उसका अजीबोगरीब तर्क होता है कि ईवीएम से चुनाव कराने में बैलेट पेपर से अधिक आसानी होती है, मतगणना में समय कम लगता है और चुनाव परिणाम जल्दी मिलते हैं। चुनाव आयोग को जल्द परिणाम देने की चिंता अधिक होती है बनिस्बत स्वतंत्र, स्वच्छ एवं पारदर्शी चुनाव कराने के। चुनाव आयोग के लिए चुनावों की पवित्रता से अधिक महत्वपूर्ण बात होती है कि चुनाव चाहे जैसे भी हो, परिणाम जल्दी मिल जाए। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ईवीएम यह एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसमें चिप्स लगे होते हैं और उसमें जैसा प्रोग्रामिंग किया जाता है उसी के अनुसार मशीन कार्य करता है। चिप्स लगा स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि उपकरणों को किसी बाहरी सॉफ्टवेयर या मालवेयर के जरिए करप्ट या हैक किया जाता है। अभी हाल ही में इजरायली स्पाईवेयर पेगासस से भारत के वरिष्ठ सहित विश्व के अनेक नामचीन हस्तियों के जासूसी कराए जाने के मामले सामने आए हैं। पूर्व के वर्षों में ईवीएम से मतों में हेराफेरी किए जाने के कई मामले उजागर हुए। ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग जोर शोर से उठाई जाती रही है। वाम सेफ संगठन के राष्ट्रीय संयोजक सह बहुजन मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब पिछले 4 दशक से अधिक समय से ईवीएम के विरोध में राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ते रहे हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग तथा ईवीएम के खिलाफ कई याचिकाएं दायर करके लड़ाई लड़ी जाती रही हैं। विगत वर्ष उनके द्वारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के प्राय सभी राज्यों में ईवीएम के विरुद्ध जन जागरण चलाने के लिए 6 माह से अधिक अवधि तक पैदल यात्राएं की गई। माननीय मेश्राम साहब के संघर्षों के परिणाम स्वरूप प्रत्येक ईवीएम के साथ वीवीपीएटी लगाने की व्यवस्था हुई, परंतु उनका लाभ आम चुनाव के परिणामों में नहीं मिलता, क्योंकि वीवीपीएटी के पर्ची का मिलान ईवीएम से प्राप्त प्रत्याशीवार वोटों की संख्या से नहीं कराई जाती। ऐसी भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि वीवीपीएटी के लगने से वोट पहले जैसा सीधे कंट्रोल यूनिट में नहीं जाकर वीवीपीएटी तथा मशीन में जाता है। यहाँ से आसानी से मैनिपुलेशन करके वोटों का हरण प्रत्याशी विशेष के पक्ष में कर लिया जाता है। आज शासन एवं सरकार में जितनी भी बुराइयां, इविल्स दिखाई पड़ रही हैं, उन सब के मूल में यह ईवीएम है और ईवीएम से चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। यह ईवीएम नामक उपकरण भारत में तब लाया गया जब यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सत्ता केंद्र में थी। माना जाता है कि ईवीएम का लाभ लेकर कांग्रेस कई चुनावों में विजयी होकर सरकारें बनाती रही। तब की विपक्षी पार्टी भाजपा पर की ओर से विरोधी नेता
सुब्रमण्यम स्वामी ने के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई तथा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा के द्वारा एक पुस्तक लिखकर ईवीएम से की जाने वाली गड़बड़ियों का पर्दाफाश भी किया गया। बाद के दिनों में कांग्रेस और भाजपा दोनों ब्राह्मणबाटी में गुप्त समझौता हुआ कि कांग्रेस यदि 2004 एवं 2009 में ईवीएम से सरकार बनाई तो भाजपा को भी कम से कम दो मौके ईवीएम से सरकार बनाने का मिलना चाहिए। इसी गुप्त समझौते के तहत भाजपा 2014 में तथा 2019 में सरकार बनाने 19 में बड़े पैमाने पर ईवीएम में गड़बड़ी करके भारी जीत हासिल किया और केंद्र में सरकार बनाने में सफल हुई। ईवीएम से सरकार बनाने के बाद लगातार जन विरोधी निर्णय लेते हुए भाजपा सरकार जनजीवन को तबाह व देश को रसातल में धंसाने के कार्य में लगी हुई है। कोरोना काल में 3 कृषि कानून बनाकर उसके जरिए किसानों को गुलामी के गर्त में धकेलने तथा अपने कुछ चहेते उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने जैसे कार्य या प्रयास किए गए। देश भर के किसान पिछले 8 माह से आंदोलनरत हैं, पर सरकार उनकी मांगों को लगातार नज़रअंदाज कर रही है। इसका कारण है ईवीएम के रहते उन्हें मतदाताओं से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। ईवीएम से बनी सरकार अच्छी खासी मुनाफा कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, बेल, एलआईसी आदि का निजीकरण कर रही है। देश के प्रमुख हवाई अड्डों तथा रेलवे स्टेशनों के रख रखाव व देख रेख की जिम्मेवारी निजी क्षेत्र की कंपनियों को सौंप रही है। कई राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी निजीकरण करने की तैयारी में है। ऐसे 100 से अधिक सरकारी प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में, प्रबंधक के हाथों में सौंपे जा चुकी है। इस तरह से उससे मिलने वाली जो हजारों नौकरियां मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को मिलती, उससे बहुजनों को वंचित होना पड़ रहा है। इसके साथ ही बहुजनों के जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं उससे भी वंचित करने का ब्राह्मणी साजिश है और उसके लिए इनका हथियार यही ईवीएम है। ईवीएम चूँकि संसद में कानून लाकर लागू किया गया था, इसलिए इसे हटाने के लिए भी संसद में कानून लाकर इसे हटाना पड़ेगा और वैसा तभी होगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव में संसद में बहुजन मुक्ति पार्टी को सुस्पष्ट बहुमत मिलेगा और मूल निवासी बहुजनों को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। इसके लिए तमाम बहुजनों को दृढ़ संकल्पित होकर बहुजन मुक्ति पार्टी और इससे जुड़े आंदोलनों को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही करना होगा, इसके अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। आप सबों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सबों का धन्यवाद और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मूल निवासी।